बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए, क्योंकि अक्सर हम बातों ही बातों में कुछ ऐसे अल्फाज कर जाते हैं, कह जाते हैं कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाती है। तो हमेशा बात करते हुए ध्यान ये रखिए कि आपकी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसको वो बात बुरी ना लगे। ये छोटी सी एक चीज़ है और अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम सभी लोग इस पे कामयाब हो जाएंगे। आपके साथ साथ मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं भी ऐसा करूं। समटाइम वाकई आप कुछ बात कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता और आपके अल्फाज आप ही को पता नहीं चलते कि किस तरह से आप अदा कर रहे हैं, जो किसी को बुरे लग जाते हैं। तो चलते हैं शो के पहले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। जुनेद हमें बताएंगे कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और अभी मैं देख रही थी इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो बारिशें भी हो रही हैं। तो जुनेद, लाहौर में बारिश के कोई इम्कान है? जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर शहर में हल्के बादल के साथ साथ जो है वो मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर शहर में हल्के बादल होने की वजह से बारिश के इम्कान जो हैं वो इंतहाई कम हैं। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो पूरे शहर को स्मॉग ने अपनी लपेट में ले रखा है और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 395 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आम दिनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 83%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 60% तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ भी शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और बुध के रोज़ शहर में हल्की बारिश का इम्कान जो है वो महकमे मौसमियात के जानिब से जाहिर किया गया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे। मौसम कैसा रहेगा आज जुनेद ने हमें बता दिया है। तो शहर की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें खासी एक्टिव अब नजर आ रही है। सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन कोरोना भी अरूज पर पहुंच चुका है, ये भूलने वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। पहली खबर डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी। तमाम निजी हाउसिंग स्कीमों को जेरे जमीन पानी का बिल देना होगा, LDA वसूली यकीनी बनाएगा। कोरोना से मजीद 6 अमवात, GC यूनिवर्सिटी का कैंपस करंटीना में तब्दील। मरियम नवाज के तूफानी दौरे, अंजुमन ताजरान भी तहरीक में शामिल। रिवर रावी प्रोजेक्ट फेज 1 की एक्वायर की जाने वाली अराजी का सर्वे मुकम्मल। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब, लाहौर आजकल सियासी गहमा गहमी का मरकज सर्द मौसम में खासी गर्मा गर्मी है सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफी कल का जो एक मोबिलाइजेशन, एक रैली थी मुस्लिम लीग नून की, वो किसी हद तक उसको कामयाब रैली कहा जा सकता है, क्योंकि अटेंडेंस मुनासिब अटेंडेंस थी। अच्छा, इस पे मुझे हमेशा से एक चीज लगती है कि जब मरियम नवाज खुद निकलती हैं तो वो एक्चुअली खुद निकल के छा जाती हैं और ये हमने देखा भी है। इसमें हकीकत नहीं है कि जो नवाज शरीफ के बाद हमने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जब थे तो तब भी लोग इस तरह से मोबिलाइज नहीं होते थे, लेकिन जब से मरियम नवाज ने निकलना शुरू किया है तब से जो वर्कर्स की मोबिलाइजेशन है वो ज्यादा है। और कल आप देखिए कि जो बड़े पॉइंट से दरोगा वाला में जो हजूम था, ऐसे ही लग रहा था जैसे शायद बड़ा कोई जलसा या बड़ा हम डिटेल में राव साहब डिस्कस करेंगे। इसी तरह से दीगर बिल्कुल ऐसा ही है। शहर के दीगर पॉइंट्स पे वो गई थी और उन्होंने वहां पर वक्तन फवक्तन जो कारकुन थे उनसे गुफ्तगू भी की है, खिताब भी किया है। इसकी तरफ चलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ और वो है तमाम निजी हाउसिंग स्कीमों के लिए जिनको अब जेरे जमीन पानी का बिल देना होगा। कैसे देखते हैं राव साहब इस खबर को? बिल्कुल ये अच्छा फैसला है और वाटर कंजर्वेशन के हवाले से हमने फिलहाल कुछ नहीं किया मासुआ इसके कि वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो वेल्स बनाने की बात थी वो भी पाइपलाइन में है। फिर एक वाटर स्टोरेज हम अभी तक बना सकें, जो लारंस पे 4 और बनने थे वो जाने कब शुरू होंगे
यानी अब देखिए, अब आइडियल मौसम है इस वक्त, आप अगर शुरू करें तो मूनसून से पहले वो उनकी कंप्लीशन हो सकती है, तो आप उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उस पर बिल्कुल खामोशी है और ज़ेर ज़मीन जो वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटीज की जानिब से, उस पर अब जो शिकंजा है, मैं अच्छा, अब इस पे प्लान किया जा रहा है और एलडीए को सर्वे की हिदायत है। राव साहब, हम गुफ्तगू अब ये जलसे की गहमा गहमी इतनी है कि हम दूसरी खबर डिस्कस कर रहे हैं और बीच में ब्रेकिंग इस हवाले से आती जा रही है, लेकिन अपडेट आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम एक बार फिर से अपनी खबर की तरफ जाएंगे। एलडीए को इस हवाले से सर्वे की हिदायत राव साहब जारी की गई। देखिए, लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज का जो जाल है वो बड़ा वसी होता जा रहा है और खास तौर पर हमने देखा है कि रिसेंट जो 2 डेकेड्स है उसमें सूरत हाल और भी ज़्यादा बड़ी है। और आपको वेस्ट लाहौर, जो कि शेखुपुरा का इलाका जिसको कहा जाता है, उसको वेस्ट लाहौर कहा जा रहा है और वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़, इसी तरह से इधर से आप देखिए रायवेंड और उसके बाद फिर काना और फिरोजपुर रोड, मनावा, कोई एरिया आपके पास ग्रीन बचा नहीं है। और इस ऐसे में जाहिर है जब आप अर्बनाइजेशन होती जाएगी तो आपका ज़ेरे ज़मीन जो वाटर लेवल है वो नीचे आएगा और ये इंतहाई कीमती पानी जो मुफ्त में इस्तेमाल किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से, सिर्फ ट्यूबवेल लगाते हैं और उसके बाद इसको इस्तेमाल भी करते हैं, तो वाटर रिजर्वर जो आपके हैं वो अब जो मुस्तकिल अब नीचे आ रहे हैं, डाउन होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल 1200 या 1300 फीट पे चला गया है जो आपका एक ट्यूबवेल का लेवल है। तो ये बतदरीज नीचे जा रहा है और मुस्तकबिल में जो सूरत हाल है वो इससे भी ज्यादा खराब होने का अंदेशा है। तो बहरहाल इससे कम अज कम कोई इनकम तो हो। अब इससे हाउसिंग सोसाइटी से जो कलेक्शन की जिम्मेदारी है, चूंकि वाटर कमीशन के जस्टिस अली अकबर कुरैशी इसके सरबराह हैं और अच्छा इनिशिएटिव है, कम अज कम पैसे तो आएंगे, कम अज कम उससे उन्हीं वसाइल से आप जो पानी के ज़खायर को बढ़ाने के वाले से देर आयत दुरुस्त आयत। अब बिल्कुल ठीक है, इसमें हाउसिंग सोसाइटीज की जो सूरत हाल हम देखते भी हैं, इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज है लेकिन पानी, चलिए जी, इस पे अब सर्वे की हिदायत राव साहब जारी की गई हैं, देखते हैं आगे का इसका प्लान क्या होगा। फिलहाल हमारे पास है जी दूसरी खबर जो है कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से। मजीद 6 अमवात हुई हैं और जीसी यूनिवर्सिटी का कैंपस करंतना में तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले हमने खबर ये आपको दी थी कि एक्सपो का फील्ड हॉस्पिटल भी जो है उसको भी दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। राव साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, तादाद बढ़ती जा रही है अस्पतालों में, अब हम फिर एक दफा देख रहे हैं कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर आपको अब क्वारंटीन सेंटर जो है उनमें इजाफा करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो दूसरी वेव है कोविड-19 की वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है और आपको याद होगा कि पहली वेव में जो अमवात की शरह थी या टेस्ट की जो रेशो थी पॉजिटिव केसेस की, वो इतनी नहीं थी जितनी अब है। तो बुनियादी तौर पर संजीदा नहीं लिया जा रहा इसको, इसी वजह से सूरत हाल जो है वो बदतर होती जा रही है। और जो सियासी सरगर्मियां जिस तरह से जारी हैं, मुझे तो बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ कि अगर सियासी सरगर्मियां इसी तरह जारी रहती हैं तो फिर आप इंसानी अलमिया की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें सियासी कुव्वतों का जो किरदार है वो बड़ा नागज़ीर है। लेकिन बात जब सियासी कुव्वतों की होती है तो अपोजिशन तक आकर रुकती है, बिल्कुल। और इसको खुद से जो वफाकी वुज़रा हैं जो अपने हलकों में एक्टिविटीज करते हैं उसमें वो मलूज़े खाते नहीं रखते। ये आप भी जाहिर है अगर आप खुद से नहीं करें, वो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद से करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना तनकीदी नशर दोनों तरफ से वो ये में नजर आ रहे हैं। लेकिन राव साहब, यहाँ पे ये चीज मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसी फील्ड जिसमें लोग मुतासर नहीं हो रहे हैं। exactly, पुलिस की तादाद जो है 2000 के करीब पहुंच चुकी है। ये वो लोग हैं जो कि फ्रंट पर मौजूद होते हैं, इन्होंने हर जगह अपनी ड्यूटीज भी देनी है। अगर फिर आपके सामने ये जलसे जुलूस इस तरह से हुए तो ऑब्वियसली पुलिस की सिक्योरिटी के इंतजाम भी होंगे। जहां कहीं पे लॉकडाउन है वहां पर आपको पॉलिसी नजर आ रही है। जलसे जुलूस तो अब 13 के बाद शायद थम जाएं, क्योंकि 13 के बाद जो आज प्लान सुनने में आ रहा है कि जो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली एक फैसला कुन मरहले पर जो पीडीएम है वो पहुंच चुकी है और उसके बाद खुदा का नाम है कम अज कम कोविड-19 जब तक है तब तक जलसे जुलूसों से, लॉन्ग मार्चेस से इज्तनाब कर लें और कुछ सोच लें।
अपना भी अब सोचें और अपने फॉलोअर्स का भी सोचें, बड़ा जरूरी है। कह रहे हैं मुल्क बचेगा, लोग बचेंगे, तभी तो जो है तभी वो सियासत भी होगी, सकेगी, तभी हुकूमत भी होगी, तभी असम्बलियां भी होंगी, सभी कुछ तब होगा। लेकिन अपने लोगों को बचाना, अच्छा अब लोगों ने बाहर निकलना है, आप लोगों की तरफ आ जाते हैं ना। सियासत तो चले, ऑपोजिशन अपनी तहरीक चला रही है, लेकिन जिन लोगों ने बाहर निकलना है सपोर्ट करने के लिए, अब उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि गुज़श्ता 24 घंटे के फिगर जो हमारे सामने हैं, 340 शहरी जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला हुए हैं। देखिए आपको बाहर जाना होगा, 100 का जंप है पिछले 3 से 4 रोज में। अगर हम अब उसको एनालाइज करें कि 250-251 का फिगर आ रहा था रोजाना जो टेस्टिंग के बाद जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो अब ये 100 का फर्दर इसमें इजाफा हुआ है और ये इजाफा खतरनाक हद तक भी जा सकता है अगर अपने इसी तरह की अगर ये एनवायरनमेंट रहा, हर कोई अपनी सियासत चमकाने में मगन है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जाहिर है फिर नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे जो हम सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन कम हो सकता है। और अभी हमारे पास जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके मुताबिक हम देख रहे हैं हो भी रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। खैर ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं कल मरियम नवाज की जानिब से जो रैली निकाली गई और सोशल मीडिया पर यहां वहां लोगों ने पिक्चर्स अपलोड की हैं, और इसके साथ साथ स्टेटस में लोगों को देख रही थी जलसे से पहले जलसा और मरियम आई और छा गई हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो पढ़ने में हमें मिल रही हैं। लेकिन कल हमने वाकई देखा जहां जहां मरियम नवाज गई वहां पर लोगों ने उनसे जो है बिल्कुल सपोर्ट का इजहार भी किया। अब जलसे से पहले जलसे की जो बातें की जा रही हैं, लोग इकट्ठे होने की जो बातें की जा रही हैं, और फिर आज जो फैसला कुन दिन भी कहा जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी तो नाज़रीन, मरियम नवाज खासी मुतहरिक नजर आ रही हैं और पीडीएम की ये जो तहरीक है इसके हमने देखा कि बाकी शहरों में भी जलसे में, लेकिन लाहौर है ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी मेंशन करना राव साहब जरूरी है कि लाहौर से जिस तहरीक का आगाज हुआ है एग्जैक्टली लाहौर से शुरू होने वाली ये जो आज आप भुगत रहे हैं वो भी लाहौर से शुरू हुआ। अक्टूबर था गालिबन 2011, तो इस तहरीक का आगाज ही लाहौर से, इस तहरीक का आगाज भी लाहौर से ही, लाहौर शरीफ से ही हुआ था। तो वही मुकाम था मीनार पाकिस्तान, और अब हम देख रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून जो कि समझती है कि लाहौर इसका किला है और लाहौर से हमेशा इवन कि जब मार्शल लॉ था तब भी लाहौर से नशिस्तें मुस्लिम लीग नून लेने में कामयाब हुई, उसके बाद भी। और एक वक्त तो ऐसा था कि तमाम नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून के पलड़े में जाती थी। और अब भी अगर आप देखें टोटल जो MPs 30 हैं और 14 MNAs हैं, 44 सीट्स हैं, तो 44 सीट्स में से जो तनासुब है अपोजिशन का आप देख लें कि 2 या 3 जो 3-4 MPs 5 MPs और इस तरह से जो एक आध जो MNA की सीट है। तो वोटिंग ट्रेंड तो काफ़ी है। लाहौर से जो वोट पड़ा है मुस्लिम लीग नून को, अगर आप उसको एनालाइज करें तो 2018 में वोट का जो तनासुब है वो तकरीबन बनता है कोई 18 लाख के करीब, और ये वोट ज़्यादा पड़े हैं। और सिर्फ जाहिर है मुस्लिम लीग नून का जो किला भी है, और फिर मुस्लिम लीग नून राव साहब कल की रैली पे आ जाते हैं और मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि जलसे से पहले जलसा कामयाब हो चुका है। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से शाहदरा तक ये रैली निकाली गई और मुख्तलिफ मकामात पर मरियम नवाज ने रुक कर कारकुनों से खिताब भी किया है। MPs MNAs जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी कल खासे मुतहरिक नजर आए। तो कल का ये जो पावर शो था, इससे क्या आप जलसे की कामयाबी को कह सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जलसे से पहला जलसा कर भी दिया और वो कामयाब भी हो गया। देखिए, वर्कर को चार्ज तो किया है कल मुस्लिम लीग नून ने। मरियम नवाज साहिबा ने, जब मुझे याद है 2013 में भी जब कैंपेन शुरू की थी अपने वालिद के हलके में, तो तब भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे जो नाराज़ थे मुस्लिम लीग नून से, उनके घरों में भी गई और उसके अलावा फिर जहाँ भी जाती रही। तो उस वक्त से आज तक अब इसको 7 साल होने को हैं, लेकिन 7 सालों में हमने देखा है कि बीच में गैप भी आया है। मरियम नवाज दोबारा जो शहर में नजर आई हैं वो अपनी वालदा के इलेक्शन के वक्त, जो कि ज़िमनी इलेक्शन था, तब नजर आई हैं। गैप जरूर रहा है, लेकिन उस गैप को भी कल हमने देखा है कि जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है
ख़ास तौर पर जीटी रोड पर जो 3 मकामात थे वहाँ पर जो इस्तकबाल किया गया वो खासा महसूर कुन था, क्योंकि मैसिव गैदरिंग थी तमाम पॉइंट्स पर और अरकान असम्बली ने कोशिश की, क्योंकि उससे एक दिन पहले मरियम नवाज साहिबा का बयान आ गया था कि जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा। तो शायद इसका भी कुछ आप कह सकती हैं कि इसका भी कोई इंप्रेशन लिया है और इंप्रेसिव गैदरिंग करने में कामयाब हुए। बहरहाल कल के हवाले से जो शुमाली लाहौर था और उसको तो काफ़ी मोबिलाइज किया है, क्योंकि शेख रुहेल असगर के हल्के में गई हैं, परवेज मलिक साहब, अली परवेज साहब का हल्का है, वहाँ पर गई हैं, हमजा शहबाज का हल्का है, फिर मुश्तबा शुजाउर-रहमान और गजाली सलीम भट्ट, और उसके बाद फिर शादरा में मलिक रियाज का हल्का। तो ये सारी चीज़ों का किया। अब यहाँ पर FIRs आपको होती हुई नजर आ रही हैं। अभी आपने स्टोरी भी ब्रेक की है। तो इस सारी सूरत हाल में बहरहाल गवर्नमेंट ने जोर से रोकने की बजाय कागजात से रोकने की कोशिश। साहब ने कहा जलसा नहीं रोकेंगे, जलसा नहीं रोकेंगे, लेकिन जो इकदाम किए जा रहे हैं वो रोकने से भी बदतर हैं, क्योंकि आप 500-500 1-1 हज़ार लोगों की FIRs जब देंगे तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप क्या करें। और जो जलसे को रोकने के हवाले से जो फहरिस्तें जिला इंतजामिया ने इकट्ठी की हैं या मुरतब कर ली हैं, फहरिस्तें तैयार कर ली हैं, हुकूमत ने वार्निंग भी दे दी है और वार्निंग भी दे दी है, कुर्सियां कोई नहीं देगा और जो साउंड सिस्टम है वो कोई नहीं देगा। अच्छा, तो ये पॉइंट जो है ना, इस पे इख्तलाफ है। मतलब आप जलसा रोकें, वो लोग जिनका काम है वो अगर कुर्सियां प्रोवाइड कर रहे हैं, साउंड सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जलसा नहीं रोकना, लेकिन जो ये चीजें प्रोवाइड करेगा भाई उनका तो काम है ना। वो पंजाबी की मिसाल आपको पता है कि नीमी थां ते पानी जाता है। हाँ, तो वो इसलिए वो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, उन पे जोर चलता है, उस पे CCPO का भी चलता है, डिप्टी कमिश्नर का भी चलता है, हत्ता कि इमरान खान खुद कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार ये कह रहे हैं। और पता चले और उनको पकड़ धकड़ किन लोग हो रही है जिन्होंने कुर्सियां दी, उनको नाम क्या दिया जा रहा है, सहूलतकारी का। सहूलतकार का उन पर मुकदमा दर्ज होगा। तो ये जाहिर है अगर आप ऐसे करेंगे तो ये रुकावटें डाल रही हैं। ये तो आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की हम किसी भी पॉलिसी में बात करें तो आपको अभाम नजर नहीं आता, आपको बिलाशुबा अभाम नजर आता है, चीजें जो हमें। अब आपने जलसा नहीं रोकना लेकिन इजाजत भी नहीं देनी। बिल्कुल। अच्छा, जलसे जिनको जाने देना है उधर उनको मीनार पाकिस्तान में जाने देंगे और ये कोशिश करेंगे कि मीनार पाकिस्तान ये भी बातें हो रही हैं कि ये भर नहीं सकेंगे, वो एक अलग बात है। और फिर मरियम नवाज साहिबा कुर्सियां कौन देगा, कुर्सियां कौन देगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ट्रांसपोर्ट कौन देगा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। राव साहब, अभी मरियम नवाज साहिबा का कल एक डिफरेंट अंदाज भी हमने देखा है खिताब करते हुए, मैं चाहूंगी वो भी अपने नाजरीन को दिखाएं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खबर हमारे पास ये है जी, रिवर रावी प्रोजेक्ट फेज 1 की एक्वायर की जाने वाली अराजी का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। जी राव साहब। देखिए, रिवर रावी के हवाले से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसकी मीटिंग चेयर की और ये प्राइम मिनिस्टर का ही इनिशिएटिव है। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो एक तामीराती ये प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि नया शहर इस्लामाबाद तकरीबन 72,000 एकड़ पे था और ये 1,26,000 एकड़ पर ये नया शहर है। तो इस पर 60 रोज़ में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि इसकी लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करना है। लेकिन हमने देखा कि 60 रोज़ में भी इसकी लैंड एक्विजिशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुई और अभी तक प्रोसेस में आपको पता है कि एहतजाज भी शुरू हुए। तो अब इसका जो सर्वे है वो मुकम्मल हुआ है। 15,180 एकड़ अराजी का सर्वे मुकम्मल किया गया है, जिसमें तकरीबन जो 800-900 ट्यूबवेल्स इसमें आते हैं शेखुपुरा और लाहौर के। ये 4 बुनियादी तौर पर तहसीलें हैं, 4 बुनियादी तौर पर तहसीलें। राव साहब अपडेट अभी नाजरीन तक पहुंचा दें। इस वक्त नाइट सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जी तो नाज़रीन, मनाजिर आपने देखे, राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव साहब, क्या कह रहे थे आप? देखिए, रिवर रावी के हवाले से बहुत ज्यादा जो तेजी थी वो हमने सितंबर और अक्टूबर में देखी। नवंबर में इसमें नहीं आई क्योंकि एहतजाज भी सामने आए। और अब जो हम देख रहे हैं कि फैसला ये सामने आ रहा है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनकी तादाद तकरीबन 500 तक है,
इनको अब निकालने के हवाले से मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है, जबकि जो एतराज़ात थे वो मुजाहिरीन के रेट्स के हवाले से उसको भी रिकन्सिडर करने की जो हिकमत अमली है वो अपनाई जा रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि सेक्शन 4 जो है वो 6 अक्टूबर का सेक्शन 4 हुआ है। उसके बाद से आपको 45 दिन फर्दर चाहिए लैंड एक्विजिशन के लिए, अभी तक सिर्फ सेक्शन 4 ही है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये सर्वे मुकम्मल किया गया है। 60 रोज़ में जो प्राइम मिनिस्टर का जो हुक्म था उसकी तो हम देख रहे हैं कि वो तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का जो मरहला है सेक्शन 4 के बाद 5A और 5 की कार्रवाई होती है, उसके बाद सेक्शन 6 की कार्रवाई है, फिर सेक्शन 9 जब वो लगेगा तो लैंड एक्विजिशन का मरहला मुकम्मल होगा। लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे, सबसे बड़ा जो सवाल है इस वक्त। सोच विचार भी जो है वो इसी पर हो रही है। पैसे होंगे तो लैंड एक्विजिशन होगी और तामीराती काम, जाहिर है 300 बिलियन फौरी तौर पर इंजेक्ट करने की जरूरत है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। लेकिन अभी तो लैंड एक्विजिशन का हम देख रहे हैं कि सेक्शन 5 तब होगा जब पैसे जो है वो गवर्नमेंट के जितने की लैंड है, यानी वो जो उम्मीद थी आपने कहीं उस उम्मीद को राव साहब ये पैसे याद करा के ना उसको मध्यम कर जाहिर है 150 अरब रुपए अगर लैंड एक्विजिशन के लिए रिक्वायर्ड है तो वो जमा होंगे तो सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन होगा, 5A की जो कार्रवाई है वो सामने आएगी। उसके बाद फिर जो डैमेजेस होंगे लोगों के, जो आपने लोगों सब घबराना नहीं है, ये काम होगा, घबराना नहीं। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ। इससे पहले मैं बढ़ूं, राव साहब कुछ खबरें ऐसी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कार्रवाई के हवाले से, फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से, वो चाहे आप तजावुजात की बात ले लें, ये कार्रवाइयों तक महदूद क्यों रहती हैं? फूड अथॉरिटी हमेशा कार्रवाई करती है, सुर्ख मिर्च में बुरादा का इस्तेमाल हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा कार्रवाई, ये रुकती क्यों नहीं है? ये रुकती इसलिए नहीं है कि फूड अथॉरिटी या जो दूसरे आपने नाम लिए जिसपे तजावुजात भी है या इंक्रोचमेंट के हवाले से दूसरे ऑपरेशन होते रहते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं। अब SOPs पे ले लें, ये रुकते इसलिए नहीं है कि अब कार्रवाई करने के बाद डिपार्टमेंट ये समझता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है और मेरी हाजिरी पड़ गई है, अखबार में खबरें लग गई हैं, अगले दिन की फाइल में जब फाइल जाएगी दूध तल्फ कर दिया, 10-12 अखबारात में जो ये सुर्खियां जाएंगी तो उसके बाद फाइल में लगी होंगी तो बस जी ये काम हो गया। और इससे ऑफिसर्स जो है वो अपने आप को मुतमिन महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो सुर्ख मिर्च की आप बात कर रहे हैं, जाली पत्ती की बहुत ज्यादा जो शिकायत हैं, और अकबरी मंडी का अगर DG फूड अथॉरिटी रुख करें तो इनको अंदाजा होगा कि जो जाली पत्ती है वो चने के छिलके से बनाई हुई पत्ती जो है वो आपको मार्केट में मिलेगी और पूरी मार्केट भरी पड़ी है, कोई उसमें कोई पोशीदा कोई चीज नहीं है। लेकिन उधर का रुख इसलिए नहीं करती टीमें कि शायद बासर उधर ताजर हैं या बासर माफिया है। ये है तो हर जगह माफिया है, फिर जहां पर माफिया का नाम आता है वहां पर गवर्नमेंट घुटने टेक देती है, जहां माफिया का नाम आता है वहां पे गवर्नमेंट में को भी हमने घुटने टेकते हुए देखा है। और सरकारी मशीनरी तो खैर से जाहिर है वो उसने गवर्नमेंट की तकलीद करनी है, गवर्नमेंट की सुन्नत पूरी करनी है, तो ऐसे ही है सारी चीजें। तो ये आज की नहीं है, जब से फूड अथॉरिटी बनी है इस तरह की कार्रवाइयां हमने बहुत देखी हैं। लेकिन फूड अथॉरिटी पैसे बनाने में बड़ी कामयाब हुई है, लाइसेंसिंग में बड़ा हमने देखा है, लोगों को कैप्स पहना दी हैं, लेकिन अशिया की खरीदो फरोख्त जो है वो बंद नहीं हुई अभी तक। 7-8 साल से हम भी देख रहे हैं कि जो फूड अथॉरिटी के बड़े दावे किए जाते हैं कि हमेशा रहता है कि ये कार्रवाइयां बेसूद क्यों, या पेपरलेस वर्किंग है, या हमने ये कर दिया वो तीस मार दिया। हर रोज लाहौर शहर में आने वाला जो दूध है इसको सिर्फ आप कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चलेगा कि पूरे पंजाब की शायद जो बफलोज या कॉज हैं वो इतना दूध नहीं देती जितना दूध सिर्फ लाहौर में आता है। और लाहौर में हम जो पेट्रोल स्टेशन पर तो हम देखते थे कि बड़े बड़े कंटेनर्स 20-20 सवा लाख लीटर के जो कंटेनर्स हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर दुकानों के बाहर वही कंटेनर्स लगे होते हैं। इतना दूध आता कहाँ से है? बस ये जरा पूछ लें, फैक्ट्रियों में बनने वाला दूध आप लोगों को दिए जा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि फूड अथॉरिटी बड़ी परफॉर्म कर रही है। तो मसला सिर्फ ये है कि जब फूड अथॉरिटी कोई कार्रवाई करती है, वो अखबारात की जीनत, मीडिया की जीनत बनती है, तो वो तसल्ली बख्श अपने आप को समझ लेते हैं कि अब बस जो सूरत हाल है
वो बेहतर हो सूरत गई हाल है। बेहतर है। फूड अथॉरिटी और कार्रवाइयां करती रहेगी, हम खबरें शेयर सरकार करते भी रहेंगे। मुतमिन, राव साहब रया आपकी भी कॉल आ मुतमिन। गई है और उनको पता चल गया कि आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है एग्जैक्टली टाइम तो और अब न्यूज के लिए काम करने का टाइम शुरू हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िन, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक हम खबर आपके साथ शेयर करेंगे और खबर हमारे पास है जी। नाज़िन, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में हम दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाजरीन, आज प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इनकम टैक्स गोशवारे बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा नहीं करवाते। वजूहात इसकी क्या हैं? क्योंकि अभी जो हमारे पास रीसेंट फिगर है उसके मुताबिक 50% कमी देखी गई है गुज़श्ता साल के निस्बत। अगर हम कहें तो 50% कम लोग हैं जिन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए और आज आखिरी रोज भी है। इसके लिए इंफॉर्मेशन लोगों को देना कितना जरूरी है, टाइम टू टाइम इस पर काम क्या किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कारी हबीबुर रहमान जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है अल्लाह आपके? करम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इनकम टैक्स गोशवारों पे आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज आखिरी डेट है और 50% हम कह रहे हैं कमी आई है। आप वजह क्या समझते हैं ये 50% कमी की? मैडम, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो मेन इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है एफबीआर के पास जी। वो 89 लाख पीपल्स की है जो टैक्स में आना चाहिए। और अफसोसनाक बात यह है कि अगर हम 30 लाख गोशवारे जमा करवा लें तो हम कहते हैं कि हम कामयाब हो गए। ठीक। हमारा अभी तक 15 लाख गोशवारों के तक नहीं हम पहुंच सके। अच्छा। वजह एक तो ये है कि हम एफबीआर को जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लोग टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको तो तमाम नोटिस जाते हैं। सही। तमाम उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है, चाहे वो ऑडिट की कार्रवाई हो, चाहे वो ऐसे प्रिस्क्राइब पर्सन कार्रवाई हो, वो सारी कार्रवाई उनके लिए होती है। लेकिन ये कार्रवाई उनके लिए नहीं होती जो लोग टैक्स नेट में ही नहीं आते बिल्कुल। और वो सब कुछ, और जब की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद एफबीआर और एफबीआर के सीनियर हुकाम ये कह चुके हैं कि हमारे पास, पहले उन्होंने कहा था 1 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर उन्होंने कहा 90 लाख लोगों की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप कह रहे हैं कि इससे कम या थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल है। तो हम क्यों नहीं उन पे काम करते? हम जो टैक्स दे रहे हैं उनसे टैक्स लेने के बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ दें और उनको पता लगे जो टैक्स देते हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त सजेशन है आपकी, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्या करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? मैडम, मुश्किल नहीं है, इसके लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें इसके ऊपर अमल करने के लिए एफबीआर के अंदर जो टीम हो वो काम जितना बहुत अच्छा करती है, वहाँ ये ज़रूर करे कि उनकी तरबियत की जाए कि वो उन लोगों को पकड़ें, इन्फोर्समेंट को तवज्जो दें, बजाय ऑडिट। तो जिसका आपके पास आ गया, जिसने आपको गोशवारा जमा करा दिया, उसको क्या ज़रूरत है कि वो कहाँ भाग जाएगा? वो तो आपके पास है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपके पास मौजूद है आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। सही। लेकिन जो गोशवारा नहीं दे रहा, आप इन्फोर्समेंट की तरफ तवज्जो दें तो और उनसे गोशवारे रिसीव करें तो बेहतर होगा। अब आ जाते हैं टैक्स नेट में जिन लोगों को लेकर आना है, किस तरह से ये पॉसिबल है? जिस तरह से आप तकरीबन आधा जो है वो आप हदफ मुकर्रर जो किया गया था उससे लोगों ने अपने टैक्स गोशवारे जमा कराए। आज आखिरी दिन है, पॉसिबल तो नहीं है ये पूरा हो सकेगा, लेकिन लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना, इस कल्चर को आम करना, आपके ख्याल में ये कैसे पॉसिबल है? मैडम, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ टैक्स में जो टीम अब काम कर रही है एफबीआर में, उसने एक तो अच्छा काम किया था कि जो टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 90 डेज दिए जाने चाहिए क्लियर कट, वो पाकिस्तान टैक्स बार के कहने पर उन्होंने क्लियर कट 90 डेज दिए। बट प्रॉब्लम वहाँ आई कि एक तो कोविड-19 के तहत बहुत सारा, आपको पता है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है और उसकी वजह से और वैसे लोग डरे ना डरे, लाइटर नोट पे लोग ये बहाना पकड़ लेंगे कि हम इस वजह से नहीं जा सके, कोविड था। जी 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 जी। और उसके अलावा मैडम क्या है, अभी इनकम टैक्स स्टाफ भी आधा आ रहा है, जो इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर्स हैं उनका स्टाफ भी पूरा नहीं आता, आधा आता है। तो इससे भी मैडम फ़र्क पड़ा है। सही। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक रवैया बन गया हम लोगों दोस्तों का, तमाम पाकिस्तानी मिन हसल कौम, कि हम आखिरी दिन काम करते हैं। अगर हम आखिरी दिन काम ना करें और यही काम हम शुरू से लेकिन इसका नुकसान भी तो है ना, अब लोड इतना ज़्यादा आखिरी दिन में हो जाएगा, ऑब्वियसली जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, आपको भी लाइनों में और इंतज़ार की अजियत बर्दाश्त करना पड़ेगी। जी, अब इसमें मैडम 2-3 चीज़ें हुई ना। एक चीज़ तो हो गई कि एफबीआर ने जब रिटर्न दी, उसके बाद एफबीआर की रिटर्न के अंदर जो खामियां थी थोड़ी छोटी,
क्योंकि इस दफ़ा पहली दफ़ा था कि जो मेन टैक्स देने वाले लोग थे फाइनल टैक्स के, जैसे कि इंपोर्टर्स थे, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स थे, जिन पर 153 की या 148 की या उनके पर 233 की थी, जो पहले फाइनल टैक्स में आते थे, अब उनका उन्होंने सेक्शन बदला और उनको मिनिमम टैक्स कर दिया। तो उन्होंने जब नॉर्मल की रिटर्न देनी है, उसके अंदर रिटर्न के अंदर थोड़ी सी खराबियाँ हैं जो लिख के भेजा गया, कई दफ़ा FBR को बताया गया, वो अभी तक दुरुस्ती की काफ़ी की नहीं हुई। दूसरी वजह जो मेन हुई वो ये हुई कि कोविड ने आके हमें का नाम आ गया। तीसरा ये हुआ कि FBR ने पहले एक मुहिम चलाई कि हम रिटेलर्स के लिए एक अलग रिटर्न ला रहे हैं, वो अक्टूबर में आई। सही। तीसरी रिटर्न जो आप दिए उन्होंने वो दिए मैन्युफैक्चरर के लिए 50 मिलियन और उससे जो काम किए हैं। अब वो रिटर्न 15 नवंबर को उन्होंने ड्राफ्टिंग किया है। सही। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो लोग 8 दिसंबर तक रिटर्न जमा करा सकें? बिल्कुल सही। इसमें मैं चाहूँगा कि अभी हिंदुस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, साथ वाला हमारा साथ नेबरिंग मुल्क है, हिंदुस्तान ने 6 महीने बढ़ाए हैं। उनके यहाँ 31 जुलाई लास्ट डेट होती है रिटर्न जमा कराने की, उन्होंने 31 जनवरी कर दी है, सिर्फ कोविड की वजह से। कि लोग देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारोबार 6 महीने 7 महीने लोगों के बंद रहे। बिल्कुल। अब भी कारोबार खुलने आए हैं तो दोबारा फिर हमें ये सेकंड वेव आ गई है। सही। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें कि जो एक तो रिटर्न की जो कमियां हैं वो दूर करे। एक जो पोर्टल सिस्टम है FBR का वो इतना स्लो है, जैसे अब कल सारा दिन नहीं चला, अब सेकंड लास्ट डेट था, तो पूरे पाकिस्तान से हमें कहीं नवाबशाह से, कहीं कोयटा से, कहीं पेशावर से खबरें आ रही थी जी कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि ये जो सिस्टम है FBR के पास पोर्टल, वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि उसके ऊपर जितना भी लोड आए वो बर्दाश्त कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे अब ये बताएगा, हमने लोगों को इस तरफ लेकर आना है कि उन्होंने टैक्स नेट में शामिल होना है, वजूहात बताएगा क्यों लोग घबराते हैं? क्या ये टैक्स गोशवारे जमा कराना क्या कोई बहुत मुश्किल अमल है? इसको आसान बनाने की ज़रूरत है? अगर आसान है तो लोगों की रहनुमाई कीजिएगा। मैडम, पहली बात तो यह है कि टैक्स देने में से ही हमारा मुल्क, कोई भी मैडम ज़िंदगी का इंसान का जिस्म चलता है खून से, और उस हमारे जो मुल्क के अंदर खून है वो टैक्सेस के ज़रिए से हुकूमत के पास आता है और हुकूमत उससे आवाम की बेहतरी का काम करती है। लेकिन लोग हमारे डरते हैं टैक्स निज़ाम में आने के लिए, इसलिए कि टैक्स मशीनरी जो है तमाम बोझ उस पर डाल देती है जो टैक्स दे रहा होता है। जिसकी रिटर्न आई है उसको तमाम किस्म को उसने ऑडिट भी करवाना है, उसने पैसे प्रिस्क्राइब पर्सन भी अपना ऑडिट करवाना है, उसकी तमाम रिपोर्टें भी बननी हैं, उसके रिफंड्स भी रुकने हैं, उसको प्रॉब्लम भी आनी है, उसके मकान भी चेक होने हैं, उसको रोज़ नोटिसिंग भी आने हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं है, जो रिटर्न नहीं दे रहा, वो सुकून से बैठा हुआ है, वो कहता है देखो मैं तो रिटर्न नहीं देता, बहुत से बहुत यही ना मुझे डबल टैक्सेशन हो जाती है, कभी मैं गाड़ी खरीदता हूँ या मकान खरीदता हूँ तो दे दूंगा यार मैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जैसे कि हमारे हुकूमत अब कह रही है कि हमारे पास 90 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 90 लाख लोग जो अवेलेबल हैं वो उनको नेट में पिलाए ना पहले। सही। जो नेट में मौजूद है उनको फैसिलिटेट करे। सही। उनको फैसिलिटेशन जब तक आप नहीं दोगे, आप ये समझो लोगों से कि आप लोग आपको रिटर्न्स देंगे और लोग आएंगे इजीली। एक तो फार्म इस दफ़ा बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, ईजी फार्म लेके आते जा रहे हैं आस्ता आस्ता, एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा टैक्स रिटर्न फार्म आता है सितंबर में, अक्टूबर में, हमारा टैक्स रिटर्न फार्म आना चाहिए मई में आना चाहिए, अप्रैल में या मई में, कि जिसने रिटर्न देनी है वो आदमी रिटर्न दे सके कि भाई मैंने मेरा रिटर्न फार्म अवेलेबल है, 1 जुलाई को मेरा राइट है कि मैं 1 जुलाई को पाकिस्तान से बाहर जाना है, मैंने और काम करना है, मैं 1 जुलाई को रिटर्न फाइल कर सकूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, डबल टैक्सेशन की आपने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं टैक्स गुजार जो हैं वो ये मुतालबा भी करते हैं कि रिफंड क्लेम जो है वो जानबूझकर रोक लिए जाते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में ये मामला जो है टैक्स बार में देखने में भी आते हैं, लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं। टैक्स बार इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, टैक्स बार ने की कोशिशें थी और इसमें इस दफ़ा हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक बड़ी अमाउंट ऑफ रिफंड जो लोगों की रुकी हुई थी वो लोगों को पहुँचाई। लेकिन अभी भी जो एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जो रुकी हुई है, पहली गवर्नमेंट ने भी ये किया कि रिफंड्स को शो ही नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने आके रिफंड्स को जब शो किया तो वो इतनी बड़ी अमाउंट्स हैं जो लोगों को जानी है और लोगों के अभी रिफंड क्लेम पेंडिंग है। उम्मीद है हमें कि अगर हुकूमत चलती रही, टैक्स देखिए हुकूमत के पास टैक्सेस आएंगे तो हुकूमत हम ज़्यादा इजी दे सकेगी। सही। दूसरा, इसके निज़ाम को इजी करना यह है कि जो ऑफिसर्स के पास पावर्स हैं उनको कम किया जाए। सही। जो ऑनलाइन सिस्टम अब ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो बेहतरीन है, इसको आगे चलाया जाए और टैक्स पेयर का और
टैक्स ऑफिसर का आपस में राब्ता कम से कम होना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अवाम के खादिम हैं आप, अवाम के ऑफिसर्स नहीं है, ना ही हम किसी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, ये एफबीआर का निज़ाम पेचीदा है और बार बार हुकूमत की जानिब से दावा भी ये किया गया था कि रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, इजी किया जाएगा, तो वो जो हुकूमती दावा है कि रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी, आपको लगता है कि वो कहीं पर पूरा हुआ है या सच होता दिखाई भी दे रहा है, इस पर कोई काम हो रहा है? मैडम ऐसा हुआ कि एफबीआर में जब ये हुकूमत आई तो हमें था उम्मीद कि रिफॉर्म्स होंगी और जो चेयरमैन साहब को लगाया गया शबरजादी साहब को, और रिफॉर्म्स शुरू भी हुई, होती नज़र भी आने लगी, लोगों को इजी भी लोग होने लगे और लोग टैक्स की तरफ आने लगे। यही वजह थी कि 19 के अंदर सबसे ज़्यादा गोशवारे जमा हुए, लेकिन पिछले तारीख का बड़े गोशवारे जमा हुए, लेकिन वो लोगों के अंदर जो आपने कहा वो किया नहीं, फिर दोबारा वही नोटिस शुरू हो गए, उसी तरह लोगों को हैरेसमेंट शुरू हो गया। आज रिटर्न्स जा रही हैं और हर एक वकील की टेबल के ऊपर 15-15, 20-20 नोटिस पड़े हुए हैं क्योंकि आज पेशी है फलाने केस में, फलाने केस में, फलाने केस में। तो इस तरह मैं समझता हूँ जैसे अब रिटर्न्स के दिन थे, कोई पेशी न लगती, सिर्फ रिटर्न के ऊपर फोकस होता और जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती कि वो जाके मार्केटों में लोगों को समझाएं, गाइड करें कि भाई ये रिटर्न फॉर्म ऐसे भरना है, जहाँ कम्प्लिकेशन है या गलती है उसे फ़ौरन ठीक किया जाता, बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान से लेटर्स आएँ कि मिनिमम टैक्स के बारे में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं फीड करने के बारे में, तो वो हमने नहीं किया। इसकी हमारा अफसोसनाक बात है और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो हुकूमत करना चाह रही है, जब तक हम मैडम लोगों को एट ईज़ नहीं करेंगे ना, हमें ईजी हम देखिए, हम जब ये नया कानून आया था तो सिर्फ आया इसलिए था कि आवाम को ये कहा जाए कि हुकूमत और आप हम पार्टनर हैं, बिल्कुल आप कमाते हो और हम आपके लिए फैसिलिटेशन मुहैया करते हैं, लेकिन ये निज़ाम फिर वहीं हम जहाँ से शुरू हुए थे। अच्छा, आप अपने एंड से क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लेकर आया जाए? देखिए हमने हमेशा ये कोशिश की कि हम चैम्बर के साथ मिलके, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारे लाहौर में है, फेडरेशन की चैम्बर के साथ मिलके ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ। लाहौर चैम्बर का में जितने लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं वो लाजमी पर टैक्स गुजार होते हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर से मिल के। लेकिन ये मोटिवेशन जब ही कामयाब होगी और कामरान होगी जब जो लोग टैक्स नहीं देते उनको पकड़ा जाएगा और जो टैक्स देते हैं उनको आसानी दी जाएगी। सही, जब तक आप आसानी नहीं दोगे, आप ये सोचोगे आप उनको आसानी में ना दो, उनके रिफंड्स भी ना दो, उनको नोटिस भी करो, फिर अभी नोटिस बंद हो तो फिर दोबारा नोटिस शुरू हो जाए। ये लोगों का एतमाद है ना जिसको आपको बहाल करना है, ट्रस्ट कायम करना है, उसके बाद आप कहें कि टैक्स कल्चर आम हो, लोग इस तरफ आए, तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आज आखिरी डेट है, आपका मुतालबा ये है कि डेट एक्सटेंड की जाए, इससे फायदा हो जाएगा? जी मैडम, इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि अभी जो टैक्स का नया निज़ाम आया जिसमें 148 था, 153 था और 233 था, ये पहले फाइनल टैक्स में थे, अब फाइनल टैक्स से मिनिमम टैक्स में आ गए तो नॉर्मल में रिटर्न जा रही हैं। एक बात तो ये है कि इसकी लोगों के जिन लोगों को आदत पड़ी हुई थी 91 से कि हमारी रिटर्न सिर्फ फाइनल टैक्स में जाती हैं, अब उनको अपने मिनिमम टैक्स में नॉर्मल में लेकर आ गए हैं, तो उसकी कमी आनी है। तो उसको लिए उसको टाइम चाहिए। एक जो सिस्टम है IRS जो सिस्टम है अपना पोर्टल का, वो ज़्यादातर जब ज़रा उस पर बोझ आता है वो बैठ जाता है, उसको बेहतर बनाना चाहिए। और अभी जो हम कवर्ड के तहत जो लोगों को परेशान हैं उसमें आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 31 जनवरी तक टैक्स को एक्सटेंड करे। हमने लिख के भी उनको रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है इसीलिए कि हमारी डेट एक्सटेंड की जाए कि 31 जनवरी तक डेट एक्सटेंड की जाए कि लोग आराम से अपने गोशवारे जमा करा सकें। हाँ, इस दौरान ये ज़रूर करे हुकूमत कि लोगों को एजुकेट करे। देखिए, इस दफ़ा जो FBR की टीम काम कर रही है, अच्छी टीम है, जो उसके सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। उनको चाहिए कि अपने ऑफिसर से कहें कि वो बजाय ऑफिस में बैठने के लोगों को मोटिवेशन के लिए मार्केट्स में जाएं, जगहों पे जाएं और उनको मोटिवेट करें, और जो टैक्स नहीं देते उनको नोटिस करें। सही। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जिस तरह हम अपने घर को साफ के लिए, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने कामों को ठीक करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, वहाँ हम ये भी कोशिश करें कि टैक्स दें और बेहतरीन तरीके से टैक्स दें। और ऑफिसर्स अपने आप को ऑफिसर्स ऑफ ना समझें, बल्कि वो समझें हम इस कौम के खादिम हैं, तो इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हमारा मुल्क
तो वो तरक्की करेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आज लास्ट डेट है इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की, और जैसा कि अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि हम लास्ट डेट्स पे देखते हैं रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मजीद कोशिश भी की गई है, मुतालबा भी किया गया है, तो डेट इस पर एक्सटेंड भी हो सकती है। वो लोग जो कि अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा सके हैं, आज लास्ट डेट है, वो जमा करवा सकते हैं। तो इसमें मुश्किलात जो थी वो भी हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ आसानी भी इससे पैदा होगी। फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ये हम अक्सर और बेशतर आपसे कहते रहते हैं, क्योंकि वाकई ऐसा है। तो आज जो टैलेंट हमारे साथ मौजूद होगा, आप सभी लोग उसके बारे में जानते भी हैं और उनकी इस फील्ड में आना, मेहनत, वो आपके साथ शेयर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ आज के मेहमान के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। जी, हमारे साथ फरहान महबूब मौजूद होंगे जो कि स्क्वॉश प्लेयर हैं, और फरहान के बारे में उनकी कामयाबी की एक लंबी सी लिस्ट मेरे सामने मौजूद है जो कि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए एक एनर्जी होती है कि जब आपकी कामयाबी को सराहा जाता है, बताया जाता है कि आपने किस तरह से मुल्क का नाम रोशन किया, तो बिलाशुबा वो जज्बा जो है वो आप देखते हैं मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है। तो फरहान के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, एशियन जूनियर चैंपियन 2 टाइम्स ये रह चुके हैं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन 2 टाइम्स रह चुके हैं, और ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुके हैं, 11 टाइम्स नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, जबरदस्त, 7 टाइम्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, विनर ऑफ 13 इंटरनेशनल टूर्नामेंट, 4 टाइम्स नेशनल गेम गोल्ड मेडलिस्ट ये रह चुके हैं। जी, बहुत जबरदस्त। फरहान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। ये माशाल्लाह आपकी कामयाबी की लिस्ट जो मेरे सामने है, मुझे पढ़कर इतनी खुशी हो रही है। तो जब आपने ये कामयाबी अपने नाम की, इतने जबरदस्त कामयाबी आपके नाम के साथ जुड़ी है, कैसा महसूस होता है? जी बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए अच्छा खेलते हो और मतलब इतनी परफॉर्मेंस लेते हो, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा मतलब एक हार्ड वर्क होता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने काफी मेहनत की है। इसी हार्ड वर्क की कहानी सुनने के लिए आज हमने आपको दावत दी है कि आपसे जाने कि स्क्वॉश खेल कैसे आपने सिलेक्ट किया, इसकी तरफ कैसे आए, और इसके पीछे इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत दरकार थी। तो कुछ बताइएगा, स्टार्ट कैसे लिया? सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था, क्योंकि मेरी स्क्वॉश जो है वो फैमिली गेम थी। मेरे जो मामू थे जानशेर खान जो थे वो लेजेंड थे, और उनसे भी पहले मेरे एक मामू थे महबूबुल्लाह खान जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 2 थे फॉर 11 इयर्स, और फिर मेरे वालिद भी थे महबूब खान, तो और अतलस खान भी थे। मेरी फैमिली में मतलब तकरीबन 4 प्लेयर्स ऐसे थे जो बहुत टॉप पे खेल चुके, और जानशेर खान का तो नाम वैसे सबको ही पता होगा क्योंकि उसने 8 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो वहाँ से ही मेरी आगाज़ हो गई थी। द एज ऑफ 6 में मैंने 6 साल की उम्र में अपनी स्क्वॉश का आगाज़ कर लिया था, और ये बहुत बड़ी जर्नी थी, तकरीबन कोई 18 से 19 साल की जर्नी है, और इसमें हम लोगों ने बहुत, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम भी देखना पड़ा हमें, क्योंकि इसमें आप रेगुलर ट्रेनिंग भी करते हो। ठीक है मतलब फरहान, हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ आएंगे, फरहान की तरफ चलेंगे। फरहान बता रहे थे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट लिया और कामयाबी की तरफ उनका एक एक कदम बढ़ता गया। फरहान, जब स्टार्ट लिया तो पता था कि इतनी सारी कामयाबी अपने नाम कर लेंगे, जोश और जज्बा स्टार्ट में कैसा था? स्टार्ट में तो जब मैं स्क्वॉश शुरू कर रहा था, क्योंकि स्क्वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा टफ गेम है, तो तकरीबन स्क्वॉश को सीखने के लिए भी तकरीबन 2-3 साल चाहिए होते हैं कि मतलब आप भरपूर, वो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग करें और हार्ड वर्क करें, क्योंकि ये ज़रा डिफरेंट गेम है और वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट गेम भी है। तो इतना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम अपना, जब मैंने जूनियर जीता अंडर 9 का, उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, बाकी जितने भी आम रूटीन के जो लड़के होते हैं उनकी से ज़रा डिफरेंट हूँ। फिर मैंने और हार्ड वर्क शुरू कर लिया था, और मैं एज ऑफ 13 में मैं फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रिटिश जूनियर टाइटल का, जो आफ्टर 8 इयर्स के गैप के बाद मैं जो है वो ब्रिटिश जूनियर चैंपियन बना। उसके बाद फिर हम बस फिर हमारी जो आगाज़ थी वो शुरू हो गई थी, और फिर टाइटल पे टाइटल्स आ रहे थे, मेहनत भी साथ साथ जारी थी, और बहुत ज़्यादा खुशी का मकाम होता था हमारे लिए जब हम लोग पाकिस्तान का कलर भी पहनते थे और टाइटल भी अपने मुल्क के लिए जीतते थे। तो वो जज्बा ही बिलाशुबा एक अलहदा से होता है। अच्छा फरहान, जब जहांगीर खान के बाद आपका नाम लिया जाता है तो कैसा महसूस होता है? बिलाशुबा ये बहुत बड़े एहसास की बात है।
वेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब जहांगीर खान और जानशेर खान के बाद जब मेरा नाम लिया जाता है, तो उस टाइम एक खुशी का मकाम होता है, क्योंकि ये दोनों एक बहुत बड़े लेजेंड है और ऐसे लेजेंड है कि जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस तरह लेजेंड्स बहुत कम बनते हैं। और आप इनके रिकॉर्ड्स देखें तो मेरे ख्याल में बहुत मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं बना इंडिविजुअल में खासकर जो कि जहांगीर खान और जानशेर खान का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सके, और या वो उस जैसा रिकॉर्ड भी बना सके। तो हमारे बीइंग पाकिस्तानी, हमारी ये बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैं ऐसे मुल्क में हूँ कि उसमें एक ऐसे लेजेंड्स है कि उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना वो टाइटल्स जीते, और उसके बाद अब हमारा नाम जो है लोग लेते हैं और बड़ी इज्जत से लेते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। की बात है। अच्छा फरहान, बच्चे जब भी हमने देखे हैं ज्यादा क्रिकेट फुटबॉल की तरफ, आपने कैसे डिसाइड कर लिया इतनी मुश्किल गेम होते हुए भी ना क्रिकेट ना फुटबॉल, स्क्वॉश डिसाइड किया और फिर उसमें मेहनत करके कामयाबी भी? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं वो क्रिकेट का जुनून ही हमें हर तरफ नजर आता है ना। जी बिल्कुल, आजकल तो सारी जगह क्रिकेट क्रिकेट होता है। तो वैसे मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, मैं लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन जो कि मेरी गेम स्क्वॉश थी और मेरी फैमिली गेम स्क्वॉश थी, तो मुझे फिर फादर ने बोला था कि आप स्क्वॉश ज्वाइन करें, क्योंकि स्क्वॉश मेरी फैमिली गेम थी, इसलिए मुझे जरा थोड़ा सा और इजी लगा कि मैं उसको आराम से खेल सकता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर मुझे पता होता कि इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है तो मैं उस टाइम क्रिकेट भी खेल रहा था, क्योंकि क्रिकेट में शायद ही इतनी मेहनत की जरूरत थी, क्योंकि इसके लिए हमें 3 टाइम अ डे ट्रेनिंग करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, और ये सारी फिटनेस गेम है। तो इसके लिए फिटनेस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर मैंने स्क्वॉश को चूज किया, और स्क्वॉश में फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा टाइटल्स जीते। अच्छा, ये पूरा एक प्लान आप बता रहे हैं, फिटनेस, डाइट, अपने आप को टाइम देना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे मैनेज करते थे? पूरे दिन की रूटीन क्या रहती है आपकी? हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड रूटीन होती है, बहुत टफ रूटीन होती है, जिसमें हम लोग मतलब नॉर्मली अपनी लाइफ की जो वो कहते हैं ना कि फन लाइफ हो, घूमे फिरे, वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे ग्राउंड पे होना पड़ता है समर्स में, विंटर में 6 बजे ग्राउंड में होना पड़ता है। फिर उसके बाद 6 से 8 बजे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिर 10 से 12 बजे ट्रेनिंग करते हैं, और फिर 3 से 5 बजे करते हैं। तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि मतलब उसके बाद हम लोग आके हमें इतनी, हमारी अंदर इतनी पावर नहीं होती कि हम लोग फिर जाके। अच्छा फरहान, मुझे बताइएगा जाते जाते गवर्नमेंट से या फेडरेशन से आपको कोई शिकायत हो, और नए आने वालों के लिए आपका पैगाम क्या होगा? नहीं, गवर्नमेंट से और फेडरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं है अभी तक। दोनों बहुत सपोर्टिव है, और मेरी मैनेजर भी है अनिला ख्वाजा, वो भी बहुत सपोर्टिव है, तो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बस ये एक वो है कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए इंटरनेशनल सतह पे, कि जो हमारी रैंकिंग बहुत लॉस्ट पे चली जाती है कभी कभी, तो उसको हम लोग इतने मुश्किल से वापस लाते हैं रैंकिंग को टूर्नामेंट्स खेल के। और जब टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में जरा कम सतह पे होते हैं तो फिर उसकी वजह से हमारी टूर्नामेंट रैंकिंग जो है वो बहुत पीछे की तरफ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े इवेंट्स कराए जाए, जिससे बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में जिस तरह पहले आते थे फिर से आए, ताकि हमारी रैंकिंग हो और हम लोग अपने एक दफा फिर से, और हम पाकिस्तान का नाम इसी तरह से रोशन कर सके। थैंक यू सो मच। फरहान महबूब हमारे साथ मौजूद है। फरहान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आप कामयाबी अपने नाम करते रहें। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। जी, तो ये अपडेट्स थी जो कि आप तक पहुंचाई। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी जो मेहमान बहुत ही प्यारी सी बच्ची मौजूद हैं, और इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो मेरी तरह आप भी हैरान हो जाएंगे। जिमनास्ट हैं और इनका नाम है जी अदन। इनसे जान लेते हैं कि कैसे इनको ये शौक पैदा हुआ और इतना जबरदस्त काम मुश्किल लगता है कैसे कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम अदन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हूँ। अदन, नाज़रीन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बच्ची है, और जिमनास्टिक की तरफ अदन कैसे आई? किसका प्लान था ये? मेरे बाबा का। बाबा का प्लान था, और आपने कहा कि बाबा का प्लान मैंने सच करके दिखाना है। तो कितनी एज में, कब, कितनी छोटी थी जब से स्टार्ट की? मैं 3 साल की थी। 3 साल की थी अदन जब से अदन ने। अच्छा, प्रैक्टिस कौन कराता था? सर उस्मान मेरे। अच्छा, तो कभी बच्चों को तो लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, कभी भी नहीं लगा। यानी अदन तो बहुत ज्यादा बहादुर है, ब्रेव गर्ल। अच्छा, मुझे ये बताओ, जिमनास्टिक के दौरान कभी ऐसा हुआ है, कभी हिट हो गया और चोट लग गई?
कभी कभी होता कभी कभी होता है। तो ट्रेनिंग के लिए कितना टाइम आप देती हो? है 1 घंटा। 1 घंटा। तो अदन की ट्रेनिंग के कुछ मनाजिर हमारे पास है नाज़रीन, वो मैं आपको दिखाती हूँ और उस पर फिर हम अदन से बात भी करते हैं। जी दिखाइएगा नुमान। अच्छा अदन, कौन प्रैक्टिस करा रहा है आपको? आपके साथ कौन है? सर उस्मान। सर उस्मान है। और ये सेटअप आपके घर में ही लगा हुआ है? सही, ये आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सेटअप बनाया है ताकि आप घर में ही प्रैक्टिस कर सको? जी। अच्छा, मुश्किल सबसे ज्यादा क्या लगता है इसमें? फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप। फ्रंट फ्लिप और बैक फ्लिप। अच्छा, तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की थी आपने? बहुत। मामा पापा कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। और इसके साथ साथ मुझे बताओ, हॉबीज क्या हैं, क्या करती हो? मैं खेलती हूँ। खेलती हो? स्विमिंग भी जबरदस्त। करती हूँ, चेस भी खेलती हूँ और फुटबॉल भी खेलती हैं। आपने देखा छोटी सी अदन जो है उसके जबरदस्त से शौक हैं और जिम्नास्टिक के अलावा भी बहुत कुछ करती है। अच्छा मुझे बताएं, स्कूल में भी टीचर्स को, क्लास फेलोज को बताती रहती हो कि आप ये ट्रेनिंग करती हो और बहुत जबरदस्त तरीके से कर लेती हो? टीचर्स इंस्पायर्ड तो होती होंगी? जी। तो स्कूल में भी क्या इस तरह की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती रहती हो? जी। मुश्किल नहीं कभी लगा कि अगर कोई नया स्टंट करना है तो आपको लग रहा हो कि ये मैं नहीं कर सकती? नहीं कर लेती हूँ मैं। कर लेती हो। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए टाइम आप कितना देती हो? हर रोज 1 घंटा देती हो? जी। और स्टडी को कितना टाइम देती हो? 2 घंटे। 2 घंटे स्टडी को देती हो। अच्छा, अभी तो स्कूल ऑफ है आपके, जा रहे ना, तो अभी कुछ ज्यादा टाइम देना शुरू किया या नहीं? ज्यादा टाइम। मॉर्निंग टाइम में आप प्रैक्टिस करती हो या इवनिंग में? मॉर्निंग टाइम में। अच्छा, जितने भी लोग हम देखते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होते हैं वो फिट बड़ा रहते हैं, खाते पीते बहुत जबरदस्त हैं, तो खाने पीने में क्या पसंद है? मुझे रोटी और नहारी पसंद है, बिरयानी और पास्ता, फ्रूट्स और सैलड, सूप। जबरदस्त। निहारी, रोटी, बिरयानी, ये तो सारे वो खाने हैं जो लाहौरियों को पसंद होते हैं। अच्छा अदन, जो आपको बच्चे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? क्योंकि बच्चे तो समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई जबरदस्त सा मैसेज आपके पास हो? वो घर पे रहे और कार्टून कम देखें और एक्सरसाइज करें। घर पे रहे, कार्टून कम देखें और एक्सरसाइज करें। बहुत जबरदस्त मैसेज है अदन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, विश यू गुड लक। नाज़रीन, आपने देखा कि छोटी सी अदन ने कितना जबरदस्त मैसेज उन बच्चों को दिया है जो घर में है। एक्सरसाइज बिलाशुबा सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब छोटे छोटे बच्चे इतने जबरदस्त से मैसेज देते हैं तो एक्चुअली आपको खुशी भी होती है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम में अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। हिमानी की कोकोनट ऑयल रेंज इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं 100% प्योर और नेचुरल हिमानी की ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके नताइज भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये ऑयल रेंज में डिफरेंट चीज़ें हमारे पास मौजूद है, जिसमें आप खाने के लिए भी ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी रेंज भी मौजूद है। और फिर हेयर फॉल की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी अकॉर्डिंग टू द सीज़न, जिस तरह के सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे लोग परेशान नजर आते हैं अपने बालों की वजह से, उनके पास उनके लिए, उन लोगों के लिए भी एक ज़बरदस्ती रेंज मौजूद है। और साथ ही साथ हिमानी की जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी केमिकल्स होते हैं चीज़ों में, लेकिन ये 100% प्योर हैं और इसके साथ साथ नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें कहीं पे भी आप साइड इफेक्ट का तो तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो इनमें हमारे पास एक हेयर ऑयल मौजूद है और इसके साथ साथ खाने में भी आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल रेंज जो हमारे पास मौजूद है, इसको भी आप देख सकते हैं, कोकोनट, ये सब ऑयल हैं। सोप, वो लोग जो कि अपनी स्किन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त सोप है जिससे आपकी स्किन फ्रेश भी रह सकती है, और ड्राई वाला जो एक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हम सर्दियों में देखते हैं वो भी दूर हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं हिमानी की ये प्रोडक्ट्स जो कि 100% नेचुरल हैं, ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं, और अगर आप यूज़ करेंगे सिटी 42 का कोड तो आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल सकता है। प्रोमो कोड इस्तेमाल करके आप 20% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी है क्योंकि 100% जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इन प्रोडक्ट्स में किया गया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं आज के भाव।
जीशान हमारे साथ मौजूद है। जीशान बताइए, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज भी सब्जियों की कीमत में वाज़े कमी ना हो सकी। इसके साथ साथ फलों और सब्जियों की कीमत के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फलों की। सेब का सरकारी रेट आज 122 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अमरूद जो है वो 98 रुपये फ़ी किलो, और केला जो है वो 75 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से, नारियल जो है 5 रुपये कमी के बाद 145 रुपये फ़ी अदद जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सुंदरखानी अंगूर की कीमत आज सरकारी रेट लिस्ट से गायब है, और इसके साथ साथ मोटे अंगूर की कीमत की बात की जाए तो वो 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि फ्रूटर जो है वो 78 रुपये फ़ी दर्जन, इसके साथ साथ किन्नू जो है वो 75 रुपये फ़ी दर्जन, मौसमी 86 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले से तो सब्जियों की कीमत में जो सबसे ज़्यादा महंगी सब्ज़ी है वो अदरक है। अदरक की कीमत 580 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो परचून रेट है वो मुख्तस किया गया सरकारी रेट्स के मुताबिक, जबकि मार्केट में इसका रेट जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ आलू जो है वो 3 रुपये कमी के साथ अब इसकी कीमत जो है 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज का रेट जो है वो 53 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 125, जबकि मार्केट में 140 से 150 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ लहसुन की बात की जाए तो वो 5 रुपये कमी के बाद 265 रुपये फ़ी किलो, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इन सब्जियों की कीमत को लेकर हम जानते हैं शहरियों से, यहाँ पे हमारे साथ सीनियर सिटीज़न मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। चाचा, आपने इकट्ठी चीज़ें ली हैं, बहुत सारी चीज़ें ली, अदरक भी लिया, आलू भी लिए, तो आप बताइएगा दिन ब दिन सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पर अदरक की बात की जाए, इस हवाले से क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? इसमें तजवीज़ देनी चाहिए कि जितना हो सके वो तो अपने तरफ से करना चाहिए, क्योंकि अब 600 रुपये के लिए जो 150 रुपये किलो पर केजी बिकता था और इस वक्त जो है वो 600 रुपये पर केजी बिक रहा है, तो हर चीज़ में आसमान के साथ बातें कर रही हैं। तो इसमें ये गुजारिश है कि भाई कम से कम इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, कम से कम गरीब बंदा जो है ना वो चीज़ को अफोर्ड करके ले सके, अपने घरों बच्चों को यानी कुछ खिला सके। तो आज तो हर चीज़ यानी जिसको भी देखो ये 1750 की ये चंद चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें जो नहीं मिल रही वो मैं और कहीं से देखूँगा, यानी कि 2000 में भी ये चीज़ें मेरे हाथ में पकड़ी हुई हैं। तो इसलिए कि हमारा यानी हर आदमी का यानी एक जीना मुश्किल हुआ, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को भी ध्यान। शुक्रिया जीशान सफदर हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि सब्जियों के रेट उन्होंने हमें बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे तो मीट रेट्स क्या है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बीफ पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 450 रुपीज़ में, और बीफ मिन्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं 565 यानी 565 रुपये में। इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ से आप खरीद सकेंगे 1150 रुपये में। मटन मिन्स यहाँ से आपको मिलेगा 1390 रुपये में। इसके बाद चिकन रेट हमारे पास है गवर्नमेंट रेट के मुताबिक। जिंदा मुर्गी मार्केट से आप खरीद सकेंगे 208 रुपये में, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 302 रुपये में। और इसके बाद शामिल कर लेते हैं एग रेट्स क्या है मार्केट में। अगर आप जाएंगे सबसे पहले है जी हमारे पास रिटेल प्राइस 186 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 186। होलसेल पर अगर आप जा रहे हैं तो 2 रुपये कमी के साथ आप यहां से खरीदारी कर सकते हैं 184 रुपये दर्जन। इसके बाद ही गोरमे पे अगर आप जाएंगे 185 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो ये रेट्स तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं अपना एक अगला सेगमेंट और आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। जी तो हमारे पास सेल्स जो ब्रांड है वो मैं आपको बताऊंगी कहां पर सेल्स लगी हैं। ब्रांड है जी फोकस, यहां पर अगर आप जा रहे हैं अप टू 60% ऑफ है। और इसके बाद ओरिजिन पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। सो नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।